हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। ये मेवाड़ के एक प्रतापी शासक थे। इससे पहले हम लोग महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा के बारे में पढ़ चुके हैं। वो भी मेवाड़ के ही प्रसिद्ध शासक थे। जब राणा सांगा की मृत्यु से पूर्व ही क्या हुआ कि उन्होंने जो उनकी मृत्यु से पूर्व का समय था, उसी समय मेवाड़ राज्य का विभाजन शुरू हो गया। रणथंभौर का जो क्षेत्र था वो स्वयं महाराणा सांगा ने अपने दो पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह के मध्य दे दिया था और उनकी माता कर्मवती को उनकी संरक्षिका नियुक्त कर दिया था कि वो उनकी देखभाल करेंगी। जब उनकी मृत्यु हुई तो पड़ोसी क्षेत्रों पर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मेवाड़ का प्रभाव था वो कमज़ोर होने लगा और मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। उनकी मृत्यु के बाद के वर्षों में लगभग 3 शासक मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। सबसे पहले राणा सांगा का बड़ा पुत्र रतन सिंह राणा बना, लेकिन उनकी जो विमाता थी कर्मवती, वो अपने पुत्र विक्रमादित्य को राज सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। अतः इन्होंने इसके लिए मुगल सम्राट बाबर से सहायता भी मांगी, लेकिन उनको सहयोग नहीं मिला। जब रतन सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई बच्चों, तो उनके बाद क्या हुआ कि उनका भाई विक्रमादित्य मेवाड़ का राजा बना, लेकिन शासक की दृष्टि से क्या था, वो बिल्कुल अयोग्य था। उसके समय में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 2 बार चित्तौड़ पर हमला किया, जिससे मेवाड़ को धन जन की काफ़ी हानि उठानी पड़ी और उसके सामंत उससे असंतुष्ट हो गए। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का अवैध पुत्र था बनवीर, वो विक्रमादित्य की हत्या करके खुद मेवाड़ की उसने सत्ता प्राप्त कर ली। अब जब उसने सत्ता प्राप्त कर ली तो सामंतों ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। इसी समय जब उसने बनवीर ने, जो उनका पुत्र था उदय सिंह छोटा वाला, तो उसको मारने का निश्चय किया उसने, और मारने के प्रयास में पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की और इस तरह से 1540 में उदय सिंह मेवाड़ का शासक बना और बनवीर को मेवाड़ छोड़कर वहाँ से वापस जाना पड़ा। इस तरह की परिस्थितियों में राणा उदय सिंह शासक बने। इसके समय में मेवाड़ को शेरशाह सूरी के आक्रमण का भय था और वह मारवाड़ को जीत करके मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में उदय सिंह ने उनको चित्तौड़ के दुर्ग की चाबी दी, लेकिन शेरशाह स्वयं दिल्ली चला गया और उसने अधीनस्थ के रूप में ख्वाजा खां को वहाँ छोड़ा और उसको वहाँ का देखभाल करने वाला रक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। लेकिन इस तरह से उसने अपने राज्य को शेरशाह के आक्रमण से बचा लिया। और उसके बाद उसने क्या किया कि उदय सिंह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा पर ध्यान दिया और आक्रमणकारियों से अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ के भाग, जो चारों ओर से उच्च पहाड़ियों से घिरा था, उसको आबाद करना प्रारंभ किया। वहाँ पर बस्ती बसाना शुरू की और इसके बाद 1559 में उदयपुर नगर की स्थापना करी। लेकिन 1567 में अक्टूबर 1567 में राणा उदय सिंह को मुगल सम्राट अकबर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। राणा ने मुगल सेना का वीरता से सामना किया, लेकिन जब उन्होंने विशाल सेना देखी मुगलों की, तो उन्होंने चित्तौड़ के दुर्ग की रक्षा का भार जयमल और पत्ता को सौंपा और स्वयं उदयपुर की ओर चला गया। राजपूत सेना ने पराजय प्राप्त की और 25 फरवरी 1538 को चित्तौड़ का दुर्ग पर अकबर ने अधिकार कर लिया। इन परिस्थितियों को उदय सिंह सहन नहीं कर पाया और 1572 के आसपास गोविंदा में उसका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब राणा प्रताप का जीवन कैसा रहा? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। ये महाराणा उदय सिंह के बड़े पुत्र थे, है ना। और इनकी माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। इनका जीवन
प्रारंभिक जीवन जो था महाराणा प्रताप का काफ़ी कष्टमय था, क्योंकि जो इनके समय की परिस्थितियाँ थी उसमें मेवाड़ की जो स्थिति थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। इनको पूर्णतः राजकुमार की भांति प्रशिक्षण दिया गया। अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी आदि में कम समय में ही ये पारंगत हो गए। मृत्यु से पूर्व क्या था, उदय सिंह ने कभी भी अपना जो उत्तराधिकार था उसको स्पष्ट नहीं किया और उन्होंने महाराणा प्रताप की चिंता न करते हुए, जबकि वो क्या था बच्चों, बड़े पुत्र थे, तो उस समय बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा थी, लेकिन उदय सिंह ने इसको स्वीकार नहीं करते हुए अपने प्रिय जो भटियाणी रानी थी उसके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। राणा उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन हुई थी और उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर किसको, जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो जब जगमाल अपने महल में थे और उनके मेवाड़ का शासक बनने का जो रहस्य था वो सबके सामने आ चुका था, तो उससे महाराणा प्रताप निराश हो गए और वो गोगुंदा की तरफ जा रहे थे। ऐसी स्थिति में सोनगरा आखेराज और अन्य सामंतों ने उनको समझाकर वो महल में लाए और उन्होंने जगमाल को गद्दी से उतारकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर आसीन किया। इस अवसर पर रावत कृष्णदास ने प्रताप की कमर पर राज की तलवार बांधी, उनका उत्तराधिकारी घोषित किया और इस प्रकार प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को सामंतों द्वारा किया गया। चीज़ ये ध्यान रखना बच्चों, 28 फरवरी 1572 को प्रताप का राज्याभिषेक सामंतों के द्वारा किया गया था। अब जब जगमाल को इस खबर का पता चला कि इस तरह से उनका राज्याभिषेक हो गया है, तो वो नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया और उसने क्या किया, अकबर ने उसको मनसबदार बना लिया और जहाजपुर का जो परगना था वो उसको जागीर में प्रदान कर दिया। इस तरह से जगमाल क्या हुआ, अपने पूरे आजीवन मुगलों की सेवा में लगा रहा। अब राज्याभिषेक के बाद 1572 में वो मेवाड़ के शासक बने। उस समय की जो मेवाड़ की स्थिति थी वो काफ़ी विकट थी। मुग़ल आक्रमणों के कारण राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। राणा सांगा के समय में जो मेवाड़ का स्थान था वह स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। मांडलगढ़, चित्तौड़, जहाजपुर आदि क्षेत्र जो थे, चित्तौड़ आदि क्षेत्र थे, वो मेवाड़ के इन प्रदेशों पर मुग़लों का आधिपत्य स्थापित हो गया था, जिससे राजपूतों की आय और प्रतिष्ठा पर काफ़ी आघात हुआ। गुजरात और मालवा जैसे प्रसिद्ध क्षेत्र भी अब स्वतंत्र राज्य समाप्त हो चुके थे और इन पर किसका प्रभुत्व था, अकबर का प्रभुत्व था। इस समय तक जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के शासकों ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इस तरह से जब महाराणा प्रताप के समय क्या था कि चारों तरफ ऐसी स्थिति थी कि अधिकतर जो राजा और सामंत थे उन्होंने मुग़ल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो एक तरह से महाराणा प्रताप को अपने पिता से मेवाड़ का छिन्न भिन्न सा राज्य और आसपास पड़ोस में शक्तिशाली शत्रु उनको विरासत में मिली थी। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप के सामने क्या था बच्चों, दो तरह के रास्ते थे। या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार करके उसका आजीवन उसका अधीन बना रहे, और दूसरा था कि वह मुग़ल साम्राज्य के प्रति प्रतिरोध की नीति अपनाए। तो महाराणा प्रताप का जैसा स्वभाव था, जैसा उनको संस्कार मिले थे परिवार से, तो उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के शासक अकबर का प्रतिरोध करने का निश्चय किया और इसके तहत सबसे पहले अपनी सेना, सुदृढ़ शक्तिशाली सेना के निर्माण पर जोर दिया और अपने सामंतों और भील जाति के सहयोग से एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। अपनी राजधानी गोगुंदा से उन्होंने केलवाड़ा में स्थानांतरित की। अब हम लोग पढ़ेंगे, आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य किस तरह के संबंध थे, महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रति क्या नीति अपनाई, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।
मुग़ल सम्राट अकबर एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। वह मेवाड़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को ज़्यादा समय तक स्वतंत्र रूप से नहीं देख सकता था। सबसे पहले अकबर ने क्या किया कि जो आसपास के राजपूत नरेश थे, राजपूत क्षेत्र थे, उनको अपने अधीन करने का कार्य किया और अपने साम्राज्य को संगठित किया। और राजस्थान में कई राजवंशों के साथ, कई राजाओं के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मित्रतापूर्ण नीति अपनाई। लेकिन मेवाड़ का केवल राणा प्रताप, महाराणा प्रताप ही ऐसा शासक था जिसने मुग़ल सम्राट के मैत्रीपूर्ण व्यवहार को कभी स्वीकार नहीं किया। जब अकबर ने उसको अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने इसको मना करके प्रतिरोध की नीति अपनाई। इस तरह से महाराणा प्रताप ने अपनी जो वंश था उसकी मर्यादा का परिचय देते हुए अकबर का प्रतिरोध करने का निश्चय किया। इसी बीच में अकबर ने क्या किया कि वह किसी तरह से महाराणा प्रताप को मना ले, क्योंकि वो जानता था कि राणा प्रताप से युद्ध करना इतना आसान नहीं है। अतः उसने क्या किया, 1572 से 76 के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल जो थे अपने दरबार से उसने महाराणा प्रताप के पास भेजे। पहला शिष्टमंडल था, उसने अपने जो वाकपटु था दरबारी जलाल खां, उसको 1572 में महाराणा प्रताप के पास भेजा, लेकिन उसने मना कर दिया, अनुकूल परिणाम नहीं निकले। तो अकबर ने यह निश्चय किया कि अब किसी राजपूत सामंत को वो महाराणा प्रताप के पास भेजेगा ताकि वो आसानी से उसकी बात मान ले, है ना। तो उसने क्या किया, अगली बार उसने आमेर के राजकुमार मानसिंह को प्रताप के पास संधि वार्ता करने के लिए मेवाड़ जाने के लिए बोला। सम्राट के आदेश से वो मानसिंह उदयपुर गया। जून 1573 में वो प्रताप से मिले, उनका स्वागत किया गया। लेकिन जब अकबर की अधीनता स्वीकार करने की बात आई और मुग़ल दरबार में जाने की बात आई तो उन्होंने इससे अस्वीकार कर दिया। इस तरह से मानसिंह के साथ की गई वार्ता भी असफल रही। जब मानसिंह को असफलता मिली तो अकबर ने सितंबर 1573 में राणा प्रताप को समझाने के लिए एक तीसरा शिष्टमंडल भेजा, जिसका नेतृत्व उन्होंने भगवंत दास को सौंपा। राणा प्रताप ने भगवंत दास का भी वैसा ही स्वागत किया। लेकिन जब अकबर की सत्ता की बात आई स्वीकार करने की तो उन्होंने इस बात से मना कर दिया। जो अकबर था उसकी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि वह राणा प्रताप को मुग़ल दरबार में अपने सामने देखना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि यदि महाराणा प्रताप जैसा प्रतापी शासक अगर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो अन्य शासक भी उसकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो अंत में उसने एक चौथा प्रयास किया और चौथे प्रयास के रूप में उसने दिसंबर 1573 में अकबर ने राजा टोडरमल के नेतृत्व में एक राजदूत मंडल मेवाड़ भेजा। टोडरमल एक योग्य सेनापति, अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ था। उसकी भी वार्ता असफल रही और उसके बाद अकबर ने शक्ति प्रदर्शन के द्वारा अपने कार्य को पूरा करने का निश्चय किया और इसी कारण दोनों के बीच में हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इसके बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे।